8 ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो जी इसका जवाब इस तरह है कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण अर्थात भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न यह है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि अतीत में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो वो विदेशी कहलाता था। तो अगला प्रश्न ये है इसी में कि अभिलेखागार से क्या आशय है। तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं और जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं, इन्हें अभिलेखागार कहते हैं। तो अगला प्रश्न इसी में है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं। तो इसका आंसर लिख दीजिए कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते समय इतिहासकार मूल प्रतिलिपि से छोटे मोटे फेरबदल करते रहते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। ये थी मुख्य समस्या। तो जी अगला प्रश्न लेते हैं इसी में कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो जी लिखना है, इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार, खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। नए लोगों के आगमन से नए विचार भी आए। अगला प्रश्न लीजिए कि इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो इसमें पहला लिखते हैं कि समाज में अंतर बढ़ने से जातियां और उपजातियां बनी, व्यवसाय के आधार पर ऊंच नीच का दर्जा मिला। तीसरा है किसी जाति के सदस्यों के सत्ता, प्रभाव और संसाधनों से दर्जा बदलता था। चौथा लिखिए, व्यवहार नियंत्रण के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती। और पांचवा लिखिए, कुछ इलाकों में जाति पंचायतें भी बनाई गईं। अब ये अगला प्रश्न है जी, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार किए गए, ये रहा अगला प्रश्न। तो जी इसका आंसर कुछ इस तरह दीजिए कि 1318 में कवि अमीर खुसरो के विचार इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री अर्थात दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी अर्थात आंध्र प्रदेश में, गुजरी अर्थात गुजरात में,
महाबारी अर्थात तमिलनाडु में, और गौड़ी अर्थात बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो जी अगला प्रश्न लेते हैं कि इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो लिख दीजिए जी, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव या कई बड़े परिवर्तन आए। समुदायों में दैवीय आस्था बढ़ी, नए नए देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, नए नए संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को पुरोहितों के रूप में मान्यता देने से दोनों का वर्चस्व बढ़ा। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए कुरान शरीफ का संदेश भारत पहुंचा और मुसलमानों ने इसे अपना धर्म ग्रंथ माना। इस्लाम और इसके विद्वान उलेमा को संरक्षण देते थे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न ये है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। तो जी इसका ऐसा लिखना है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जी ये पाठ समाप्त। धन्यवाद।